बताया कि मोर देन 127 एमपी एंड एमएलए गेट रजिस्टर्ड, गेट स्पीक उनके खिलाफ कुछ किया है, कौन फैसला देगा? अरे कभी फैसला देते हो, जब भी फैसला दो आकर एक आविष्कार होता है। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। हम गांधी संग्रहालय में हैं और यहाँ पर पीयूसीएल की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम कार्यक्रम के आयोजक सरफराज जी से जानेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर और किस मामले पर है ये। आइए सीधा उनसे बात करते हैं, उनसे मिलवाते हैं, आपको मिलवाते हैं। सरफराज जी, आपका समरभूमि में स्वागत है। यहाँ क्या हो रहा है? ये आज हम लोग एक संगोष्ठी का आयोजन किया है हमने, और इस संगोष्ठी का विषय है नफरती भाषण और नफरत पे आधारित हिंसा। पीयूसीएल एक संगठन है जो मानवाधिकार के लिए काम करता है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए। ये भारत की आम जनता, गरीब तबका, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं की अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिए काम करता है। और ये 1976 में जयप्रकाश नारायण, जो बहुत बड़े राजनेता और विजनरी थे, उन्हीं की अगुवाई में ये संगठन बना था। आज भी ये संविधान की रक्षा के में लगा हुआ है। तो पीयूसीएल को ऐसा लगता है कि हाल के समय में नफरती हिंसा बहुत बढ़ी है, नफरत पे आधारित हिंसा बहुत बढ़ी है। कई बार अल्पसंख्यकों के खिलाफ, कई बार महिलाओं के खिलाफ, कई बार दलितों के खिलाफ ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य बोले जाते हैं या उनको ऐसे हाशिए पे धकेलने की कोशिश की जाती है जिससे कि उस वर्ग को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। उसको बराबर का अधिकार और बराबर का नागरिक बनने से रोका जाता है। तो ये हम समझते हैं कि ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पे भारत के समाज को जागरूक होना चाहिए और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। सरफराज जी, मेरा सवाल रहेगा, आप चाहें तो जवाब ना भी दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल मेरा ये है कि भारत की मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, भगवान राम का प्रतिस्थापना किया, तो मतलब उन्होंने कहा कि ये त्रेता युग में आ गया और 24 के चुनाव संपन्न होने के बाद भारत जो है सतयुग में प्रवेश कर जाएगा। तो वहाँ तो धर्म, न्याय, इंसाफ सब चीज़ होता है, तो फिर क्यों लगता है आपको है कि नफरती हिंसा इन दिनों बढ़ती जा रही है? आप देखेंगे कि राजनीतिक वर्ग, ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, पूरा जो राजनीतिक वर्ग है वो प्रतिद्वंदिता के चक्कर में अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लगा है। कई बार आप देखेंगे कि जो पिछड़ी जातियों वाली पार्टियां हैं वो अगड़ी जाति वालों के लिए खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर देते हैं। तो ये प्रतिद्वंदिता की वजह से, इलेक्शन जीतने की वजह से, या एक होड़ है तो उसमें सब लोग लगे हुए हैं। तो वैसे में जो बहुसंख्यक वाद की पॉलिटिक्स करने वाले पार्टियां होंगी जिसमें बीजेपी होती है, तो वो उसका अपराध ज़्यादा पाया जाता है। और कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, भारत में भी कई संस्थाओं ने ऐसा निकाला है, रिपोर्ट दिखाया है, जिसमें पाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इसमें ज़्यादा संलिप्त पाए जाते हैं। आप देखेंगे गिरिराज सिंह हैं, आप देखेंगे कि अक्सर वो कोई ना कोई ऐसी बात बोलते हैं। अभी लोकसभा में रमेश बिदोरी, जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कुंवर दानिश अली के बारे में लोकसभा के अंदर ही डिबेट के दौरान ही ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो बहुत ही अभद्र और असंवैधानिक भाषा थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, इसका सतयुग त्रेता युग से कोई लेना देना नहीं है। आप पॉलिटिक्स किस प्रकार की कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। पॉलिटिक्स के साथ इस पर निर्भर करता है, ये एक बात हुई है, लेकिन मेरा कहना है कि जब चीज़ें पूरी तरीके से चल रही है, कहीं हिंसा नहीं हो रही है, कहीं रामराज की स्थिति बनी हुई है, और ये क्या नहीं लग रहा है कि ये जो नफरती की बात की जा रही है, ये चाइना के पैसा लेकर के या फिर पाकिस्तान के पैसा लेकर के यहाँ पर लोग मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, यह भी एक चीज़ें आ रही है। इससे कितना सहमत करते हैं, एग्री करते हैं आप? देखिए, भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो सरकार को अस्थिर करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे हैं। वो एक अलग खेमा है, उस पर सरकार और सरकार की एजेंसियां काम करती रहती हैं। लेकिन जनता अगर प्रताड़ित हो रही है, आप देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में बिहार में ही कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें मस्जिदों, मदरसों और चर्चों पे अटैक हुआ। ये पहले नहीं होता था। ये मंदिर पर भी अटैक हुआ है, मंदिर को भी तोड़ा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने ही तोड़ा है। उसकी बात नहीं हो रही है। जैसे त्योहारों के समय रामनवमी, जैसे पिछले साल रामनवमी के समय बिहार शरीफ में एक मदरसे को जला दिया गया था। ये पहले नहीं होता था। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीजेपी की सरकार कर रही है या
एक हिंदू वर्ग इसके खिलाफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस तरह की पॉलिटिक्स करके अपना जमकाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। ये एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि भारत चूंकि विश्व गुरु बन गया है और इसलिए लोग जलते हैं, इसलिए जो है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस सवाल को लेकर के। ऐसा ऐसा नहीं है। विरोध ये अंबेडकर के समय में भी कहा जाता था। अंबेडकर जब पूरा भारत स्वतंत्रता संग्राम कर रहा था तो अंबेडकर दलित अधिकारों की बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता है। जो वर्ग सहेगा, जुल्म सहेगा, वो अपनी आवाज़ उठाएगा। ये मेरा एक सवाल और रहेगा आपसे कि आप जैसे कि आप नफरत की बात कर रहे हैं, तो किसानों के खिलाफ भी लोग बोलते हैं, सरकार बोल रही है, बीजेपी खास करके आतंकवादी है, देशद्रोही है, मुफ्तखोर है या चोर डाकू है, इस टाइप से बोल रही है। किसानों पर भी बुलडोजर चढ़ा दिया गया है, गाड़ी चढ़ा दिया गया, मार दिया गया है। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि सरकार के तरफ से हो रहा है ये प्रायोजित हमला, नफरती हिंसा? कई बार ऐसा भी होता है, सरकार की तरफ से प्रायोजित भी होता है। कई बार जैसे आप 1984 का सिखों के खिलाफ दंगा हुआ था, उसमें सरकार संलिप्त थी। उसी तरह से गुजरात का दंगा था, उसमें सरकार संलिप्त थी। कई बार सरकार संलिप्त भी रहती है और इस पे नागरिकों को बिल्कुल बेखौफ होकर बोलना चाहिए, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। एक संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि विदेश से टूलकिट के गैंग करके लोग आते हैं और यहाँ पर भड़काते हैं लोगों को। इसे कितना एग्री करते हैं आप? टूलकिट गैंग ये सरकार का वर्जन है। ये इस मुद्दा से उसका कोई लेना देना नहीं है। स्टेट बहुत पावरफुल चीज है। एक व्यक्ति का किया हुआ क्राइम और एक स्टेट का किया हुआ क्राइम का कोई तुलना नहीं की जा सकती। 24 में चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप क्या संभावना देखते हैं और क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचे इस मामले में? ये हमारा परिप्रेक्ष्य नहीं है। जनता जिसको चाहे वोट दे। हमारा मतलब लोकतंत्र से है, लोकतांत्रिक मूल्यों से। हम चाहे कोई भी सरकार रहे, हम मानवाधिकार की बात करते रहेंगे। ये कांग्रेस की भी सरकार आ जाए, राजद की भी सरकार आ जाए, हम लोकतंत्र की बात करते रहेंगे। मैं लगे हाथ एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपसे। अभी 10 साल के बाद जीएन साईं बाबा को जेल से रिहा किया गया है, जो कि 90% विकलांग थे। तो इस तरह की चीज़ें को आप किस रूप में देखते हैं? और बहुत सारे पत्रकार भी जेल में हैं, या बहुत सारे लोग भीमा कोरेगांव जैसे मामले में की जेल में थे। अब क्या कई बार स्टेट ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है। भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से कई बार ऐसे लोग जो स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, स्टेट उनको अपना दुश्मन समझ के जेल में बंद कर देती है। बाद में पता चलता है कि नहीं, इसके ऊपर कोई ऐसा गंभीर मामला नहीं है, जैसे जीएन साईं बाबा के मामले में हुआ है। तो और इसके अलावा बहुत से लोग हैं। सुधा भारद्वाज हमारी PUCL की सदस्य हैं, मतलब मध्य प्रदेश से, वो भी जेल में 3 साल बंद रही भीमा कोरेगांव के मामले में। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट को लगा कि नहीं, कोई मामला नहीं है इनके ऊपर। तो ये होता रहता है। ये लोग कम से कम जेल से निकल आए, 10 साल के बाद हो या 3 साल के बाद हो, लेकिन जो जेल से ना निकल पाए, जैसे फादर स्टैन स्वामी, उनके बारे में क्या बोलते हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके ऊपर कोई मामला नहीं था और सरकार ने उनको प्रताड़ित किया। उनको जेल में नहीं होना चाहिए था और उनके स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा गया। बहुत अंत में उनको होली फैमिली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो यही मानवीय मूल्य है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। जनता को क्या चाहेंगे संदेश देना है आप? हम जनता को संदेश देना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाएं, प्रमोट करें, आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें। ये इसी से देश मजबूत होता है। सरकार की क्या अपेक्षा करेंगे आप? सरकार से अपेक्षा करेंगे कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को, मानवाधिकारों को बढ़ाए, बिना इस बात को ध्यान में रखे हुए कि वो किस वर्ग से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थे PUCL के यहाँ के आयोजक सरफराज। इन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं और कई सवालों पर इन्होंने मुखर होकर बोला है। इन्होंने सरकार से जो अपेक्षाएं किया है, इन्होंने भी बताया स्पष्ट तौर पर। जनता से क्या अपील किया, इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जनता को नफरती हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ बुलंद आवाज़ करनी होगी। मेरे साथ हैं उदयन राय और ये PUCL के कार्यकर्ता हैं और आयोजक मंडलों के टीम में सदस्य हैं। हम इससे जानेंगे कई सवालों पर। उदयन जी, आपका समरभूमि में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये आपने क्या विषय सुना है यहाँ पर? ये अभी जो समाज में हर व्यवस्था में नफरती भाषण और नफरती माहौल तैयार किया जा रहा है, उससे जो परिस्थिति पैदा हो रही है, उसी पर एक व्यापक चर्चा की जा रही है। ये नफरती भाषण की जब बात करते आप हैं, तो मेरा सीधा सवाल रहेगा, भारत चला गया, अब त्रेता युग में आ गया है, राम भगवान की स्थापना हो गई है और अब हम सतयुग की ओर जाने वाले हैं 24 के चुनाव में भाजपा की जीत होने के साथ ही।
तो इससे फिर अब नफरत भाषा कहाँ दिख रहा है? भगवान राम आ गए हैं, अब क्या दिक्कत है आपको? देखिए, उम्मीद तो यही थी कि राम जैसे उतने बड़े अवतार, महापुरुष कहिए, ईश्वर कहिए, उनको स्थापित करने के बाद, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी अगर ऐसा है, तो इसके पीछे कोई बहुत ख़ास कारण है, कुछ सीरियस बातें हैं। और राम को लेकर के बहुत सारी अवधारणा है। आप जिन्हें आपने राम कहा, कौन से राम, ये भी हमें देखना है। भारत का जो जनमानस है, उसमें कई तरह के राम हैं, कई तरह के, कई भाषाओं में रामायण भी लिखी गई है। सबकी कहानी 100% एक जैसी नहीं है। एक राम जो उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र के थे, वो महात्मा गांधी के राम थे। और अभी तो एक राजनीति वाले राम दिख रहे हैं। तो राजनीति का आज एक प्रथम पक्ष ही हो गया हिंसा और नफरत, पोलराइजेशन जिसको कहते हैं, ध्रुवीकरण। उसके लिए बहुत ज़्यादा नफरत और हिंसा का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको जोड़ करके देखा जाए तो मेरे ख्याल से राम के आने के बाद से जो नफरत फैला है वो कुछ ज़्यादा ही है। आप नफरत की बात करते हैं, लेकिन जो ऐसे मसलन लीजिए आपकी मणिपुर में हिंदू जो समुदाय थे, उस पर उन्होंने जो है दूसरे समुदाय को मार के भगाया, ईसाई समुदाय को मार के भगाया। तो हम हिंदू हैं, तो मार के भगाया, या उनके महिलाओं के साथ रेप किया गया, उनके मारपीट किया गया, तो ये तो हमारे भले के लिए है ना, हिंदू हैं हम। तो हम सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? नफरत ही कहाँ दिखता है इसमें? यहाँ पे सवाल मैं नहीं समझ रहा हूँ। किसी को मार के भगाना, बलात्कार करना से हमको हमारी अच्छाई क्या हो रही है? हमारा हिंदू राज्य बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हमारा देश। यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहेगा, कोई आदिवासी नहीं रहेगा, कोई पिछड़ा नहीं रहेगा, कोई भी सिख नहीं रहेगा, ईसाई नहीं रहेगा, सब हिंदू हो जाएंगे। तो क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अखंड भारत बन जाएगा, जो सपना था। देखिए, यहीं पर दो सवाल आ जाते हैं ना। आप जो कह रहे हैं अखंड भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं था। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र दोनों अलग हैं। अखंड भारत का आप नक्शा देखेंगे तो उसमें वैसे तमाम देश हैं जहाँ हिंदू धर्म के लोग, वहाँ जो हिंदू धर्म के लोग या हिंदू मान्यता वाले लोग कम से कम संख्या में, पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और दूर जहाँ बाबर का जगह है, वो भी अखंड भारत का हिस्सा है। बांग्लादेश अखंड भारत का हिस्सा है। तो कैसे कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र? तो ये दोनों, ये डाइकोटोमी है, ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती है बातें। और जो कहा जा रहा है कि अन्य सभी धर्मों को भगा देंगे, आदिवासियों को भगा देंगे, हिंदू राष्ट्र बना के हम खुशहाल हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं था, ना है। जो लोग हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं वो खुद इस बात को जानते हैं। सभी धर्मों में, सभी समुदाय में कुछ अच्छाइयाँ हैं। और एक स्टेट जो होता है, राष्ट्र जो होता है, उसकी सफलता इसी में है कि सभी लोगों को लेकर के चले, सभी लोगों की खुशियों को लेकर के चले और सबके बीच सामंजस्य बैठा है। अभी कहा जाता है जैसे अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम देशों पर बमबारी की है, सच भी है। लेकिन अमेरिका के अंदर आप जा कर के देखें तो ऐसा कतई नहीं है, पूरे यूरोप में ऐसा कतई नहीं है कि किसी मुसलमान के ऊपर कोई प्रतिबंध है। लोग स्वतंत्र हैं, वहाँ के कायदे कानून के भीतर रह करके अपने धर्म को वो मानते हैं, अपने उत्सवों को मनाते हैं। सभी धर्म के लोग अपने उत्सवों को मनाते हैं, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, यहाँ तक हिंदू के लोग, सभी लोग वहाँ पर। और किसी राष्ट्र की सफलता भी इसी में है कि सारे धर्म के लोगों को खुश कर सके। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको मार के भगा देंगे, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप सहमत नहीं है, लेकिन सरकार कहती है कि इस देश को अस्थिर करने के लिए चाइना से या और पाकिस्तान से जो पैसा आता है और यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के बुद्धिजीवियों को भड़का करके जो है मोदी सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जा रही है। तो इस मामले में कितना पैसा मिला है या अन्य लोगों को? क्या कहेंगे? मैं इस पर नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता, ये सरकार बता सकती है ना। सरकारी एजेंसियां बेहतर जानती हैं कि कहाँ से पैसा आता है। सरकार बेहतर स्थिति है उस पैसे को आने से रोकने के लिए। और ये हर सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो अक्सर बाहरी देशों पर अपने ठिकरा फोड़ती हैं। कोई अपनी खामी होती है तो बाहरी देशों पे एक ठिकरा पड़ जाता है कि वो पैसा भेज करके मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। मेरे ख्याल से वर्तमान सरकार के आने के बाद से आपने देखा होगा चीन से हमारे संबंध बहुत अच्छे हो गए। चीन से व्यापार हमारा कई गुना बढ़ गया है, कई गुना, 2, 4, 5, 10 गुना नहीं, 20, 25, 50 गुना बढ़ गया। आप 2014 का भारत चीन व्यापार देखिए और 2024 में व्यापार देखिए। इतना ज़्यादा चीन का सामान हमारे इस्तेमाल हो रहा है, इतने ज़्यादा हमारे यहाँ से व्यापारी वहाँ जा रहे हैं, छात्र जा रहे हैं, वहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं। कैसे हम मान लें कि चीन हमारा? तो इसमें कुछ ना कुछ सरकार की एक नीति होती है कि लोगों को पोलराइज करें, लोगों के अंदर नफरत भरें और उससे राजनीति लड़ें। नहीं तो चीन के साथ तो संबंध हमारे खत्म हो जाने चाहिए थे। आप ये भी कहिएगा कि चीन से पैसा आ रहा है, कनाडा से पैसा आ रहा है, अमेरिका से पैसा आ रहा है, लेकिन देखिए संबंध कितने बेहतर हो रहे हैं। आप हर साल देखिए लाखों की संख्या में हमारे लोग वहाँ जा रहे हैं,
एक एक मामला इसमें आ रहा है कि ये जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो बहुत ही खतरनाक तरीके से देश में छिपे हुए हैं, ये लोग जो है मोदी सरकार के खिलाफ एक दुष्प्रचार फैला रहे हैं, उसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। इसको कितना क्या कहेंगे इस पर? नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ़ कम्युनिस्ट लोग ऐसा कर रहे हैं, कम्युनिस्टों को कुछ ज़्यादा ही बदनाम किया जा रहा है। ये चीज़ देखने में आती है कि राजनीति का कोई आज भारत के देश में कोई फ़िक्स वो नहीं है, कि फलाना पार्टी या ये व्यक्ति, हर पार्टी के अंदर ही मतभेद है, हर पार्टी के अंदर ही खींचतान है, तो जो सबसे कमज़ोर होता है उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया जाता है। तो अभी कम्युनिस्ट पार्टी बड़ी कमज़ोर पार्टी है, उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन भी नहीं है, उसने बहुत ज़्यादा सत्ता का दुरुपयोग भी नहीं किया है, उसके नेता बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के लिप्त भी नहीं रहे हैं। तो कहीं-कहीं कुछ राज्यों में उनकी सरकारें थी, तो मैं किसी कम्युनिस्ट पार्टी को वैसा ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। हाँ, हमारे देश में भ्रष्टाचार तो है, सभी सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार है, ऊँचे-ऊँचे पद पे लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं और आप कहेंगे कि हमारे यहाँ लोग अभी चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हमारे दुश्मन हैं। इनके साथ अच्छा व्यापार कर रहे हैं लोग, इनके साथ अच्छा वहाँ के लोगों के साथ तालमेल बैठा हुआ है लोगों का, तो मैं नहीं समझता कि एक पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ लोग होंगे हर पार्टी में, हर व्यवस्था में जो अपने फ़ायदे के लिए देश को नुकसान पहुँचा देते हैं। आप बताइए ना स्मगलिंग में जितने पकड़ाए हैं लोग, स्मगलिंग जो होता है, जो अपराध की श्रेणी में आता है, उसमें कितने लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं? इसी से पता चल जाएगा। ये आप ये बोल रहे हैं, एक चीज़ जानना चाहते हैं हम कि मसलन किसानों पर थार चढ़ाया गया, मार दिया गया, किसानों पर रोड़े बरसाए गए, उनको मार दिया गया। आपको ये लोग सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, इसलिए मार दिया गया उनको। अदानी के खिलाफ आप लोग विरोध कर रहे हैं, किसान या अन्य लोग विरोध कर रहे हैं, तो अदानी तो रोजगार लोगों को दे रहा है, अदानी तो लोगों को देश को विकास की ओर ले जा रहा है। अगर उसका आप विरोध कर रहे हैं तो आप तो मतलब देश का विरोध कर रहे हैं ना। देखिए, मैं नहीं मान सकता हूँ कि अंबानी, अडानी या कोई पूंजीपति देश को रोजगार दे रहा है। भारत सरकार देती है। अडानी, अंबानी किसके भरोसे हैं? भारत सरकार उनको ऋण देती है। आपको पता होना चाहिए कि अंबानी, अडानी के ऊपर अरबों का ऋण है। भारत बैंकों का ऋण है। वो बैंक जो भारत के आम नागरिक से पैसा लेती है। तो पैसा सरकार को हम जमा करें, बैंक में पैसा आम आदमी जमा करें और मोटा-मोटा लोन पूंजीपति ले, और ये भी बताना ज़रूरी होगा कि जितना पैसा जा रहा है उनके पास, उसके तुलना में कितना आप रोज़गार जनरेट कर रहे हैं। आप तो मानते हो कि सादगी बहुत बड़ी चीज़ है। अब जो अंबानी, अडानी परिवार अपने घर के शादी में करोड़ों अरबों खर्च करता है और आप बोलिएगा खर्च कर रहा है, उससे भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो लोगों को नचा रहा है। ये तो सम्मान की बात नहीं हुई ना। आप हमको ये सिर्फ़ ये बता दीजिए कि अगर 2000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगता है अंबानी का, तो उसमें कितने लोगों को स्थायी नौकरी मिलती है? स्थायी नौकरी मतलब कि उसको सैलरी मिलेगी, उसको पेंशन मिलेगा, उसको बाकी सुविधाएँ मिलेगी। तो इस पर आप बहुत आप कहीं भी सरकार से कोई तुलना नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा रोज़गार सरकार ही दे सकती है। किसी अंबानी, अडानी की औकात नहीं है, टाटा, बिरला की भी औकात नहीं कि उतनी नौकरी दे सके। हालाँकि टाटा का रिकॉर्ड इससे बेहतर रहा है। उसने कम पूँजी में ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है। अंबानी के खिलाफ या अदानी के खिलाफ जनता है यहाँ की, लेकिन मोदी सरकार यहाँ उनके साथ में है। अगर आप अदानी का विरोध करते हैं, अंबानी का विरोध करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप भारत सरकार के विरोध कर रहे हैं। आप भारत सरकार के विरोध कर रहे हैं मतलब आप देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। तो इस चीज़ को, इस परसेप्शन को किस रूप में देखते हैं आप? परसेप्शन बना दिया गया है, ठीक है, परसेप्शन बना। मुझे अभी भी नहीं लगता है कि भारत सरकार या कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो, भाजपा सरकार हो, वो इतनी कमज़ोर होगी कि किसी पूंजीपति के हाथों की वो कठपुतली बन जाएगी। मैं नहीं मानता इसको। सरकार जिस दिन चाहेगी, जिस दिन उसके अंदर वो ऐसा समझेगी, वो और वो किसी पूंजीपति को देश के लिए खतरा समझेगी, तो उसके खिलाफ एक्शन ले लेगी। मुझे अभी भी देश के संविधान पे और सरकार पे भरोसा है। लेकिन एक परसेप्शन बनाया जाता है क्योंकि राजनीति है, इसके पीछे राजनीति है। और कोई भी सरकार आप समझिए, आप खुद सरकार होते, आप खुद अगर मोदी होते, क्या आप चाहते कि किसी कोई पूंजीपति आपको नचाए, आपको कमज़ोर करे, आपकी बेइज्जती कर दे? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो ज्वलंत एक डिबेट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो एक सवाल पर लेकर के एसबीआई बैंक को घेरे हुए है और एसबीआई जवाब नहीं दे रही है, तो इसमें भी कोई पॉलिटिक्स दिख रहा है आपको, है या संविधान दिख रहा है आपको? देखिए, अभी तो स्थिति बहुत ज़्यादा कहा जाए कि नाजुक हो गई है। चुनावी चंदे लेकर के जो हाँ, बिल्कुल स्थिति नाजुक है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे लिए हैं, हर पार्टी ने पैसा लिया है, किसी ने बहुत ज़्यादा लिया है, किसी ने कम लिया है। लेकिन चुनाव का जो खेल था वो बहुत हद तक पूंजीवादियों के हाथ में आ चुका था। और ये बहुत दिनों से हमारी लड़ाई रही है। बहुत कुछ मैं नाम भूल रहा हूँ, लोगों ने स्पष्ट कहा भी था कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए।
चुनाव जो है राज्य के उससे लड़े जाए, राज्य के खर्चे से लड़ा जाए। अमेरिका में पब्लिक फंडिंग से के चलते ओबामा का चुनाव हुआ था, जितने भी लोग थे, मेंबर थे, पार्टी के मेंबरों ने चंदा दिया था, जनता से जनधन जुटाया था, वो असली लोकतंत्र है। तो वैसे ही भारत में भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी किसी भी लोकतंत्र में अगर पूंजी हावी हो जाता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आज नफरत के दौर जिस तरह चल रहा, आप देख पा रहे हैं, आप बता रहे हैं, इस दौर में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम क्या, पूरी जनता की तरफ से हम कहेंगे कि नफ़रत के माहौल को मिटाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर जो चीज़ है, वो है कि लोग प्रेम भाव से जिएँ, आपस में एक-दूसरे के प्रति सम्मान हो। यहाँ जो ऊँच-नीच, जात-पात, धर्म का इतना बड़ा फ़ासला बन गया है, उसमें तो बहुत मुश्किल काम लगता है। ये सिर्फ़ सरकार अकेले नहीं कर सकती। सरकार आज चाहेगी भी तो उसको जनता का समर्थन चाहिए होगा, क्योंकि उसका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, बड़ा ख़राब रहा है। राजनीति में नफ़रत फैला कर के कुछ वोट जुगाड़ लेना आसान होता है, लेकिन बाद में उसी समाज को, उससे वो ज़हर को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी कोशिश होगी जनता साथ आए, सभी लोग साथ आएँ और समझें कि आगे चल कर के लोग अपनी अगली पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं। अगली पीढ़ी आपस में सिर्फ़ लड़ाई करेगी, नफ़रत करेगी, वो काम करना भूल जाएगी, वो पढ़ना लिखना भूल जाएगी, वो अगला समाज खड़ा करना भूल जाएगी। तो आगे चल के हम खुद बर्बाद हो जाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बताया हमें दर्शकों को कई चीज़ों पर, और दर्शकों की तरफ से अपनी तरफ से आभार आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ये थे उदयन राय, पीयूसीएल के आयोजकों में से एक हैं, और इन्होंने जिस तरह से जातीय हिंसा, नफरत के सवाल को लेकर बारीकी से अपनी बातों को रखा है, वो आपने सुना और देखा। बाकी आप पर छोड़ते हैं, आप देखिए क्या जनता करती है, क्या आप लोग सोचते हैं, क्या देखते हैं। नमस्कार, मैं स्मरणभूमि से रोहित शर्मा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।